नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस में, हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। 2024 के लिए नीतीश सरकार ने जाति का सियासी दांव चलते हुए बिहार में जाति जनगणना पर रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के बाद सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी इसे समाज को बांटने वाली सियासत बता रही है, तो वहीं अखिलेश का कहना है कि जातीय जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। बिहार की तरह यूपी में भी जाति जनगणना की मांग होनी चाहिए और ये मांग हमारी तरफ से भी की जा रही है। ये भी अखिलेश यादव की तरफ से साफ कर दिया गया। आज महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है सनातन। सनातन पर संकट तो पूरे विश्व की मानवता पर संकट। धर्म ये मानव धर्म है, मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। अगर सनातन धर्म पर संकट आएगा तो संकट भारत पर नहीं, विश्व मानवता पर आएगा। बिहार में जातिगत जनगणना पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर का निशाना। बोले इस वक्त जनगणना की क्या थी जरूरत, चुनाव के लिए सब चला रहे हैं धंधे। देवरिया घटना के बाद सीएम योगी सख्त घटनास्थल पर पहुंचे। प्रमुख सचिव गृह और स्पेशल डीजी। वारदात में 6 लोगों की हुई हत्या, 14 लोग हिरासत में। सहारनपुर के बोंसा और कलरी गांव में तेंदुए की दहशत, तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। तेंदुए के गुर्राने का वीडियो वायरल। राजस्थान से अयोध्या पहुंचा श्री राम स्तंभ। राम वन गमन मार्ग पर अयोध्या के मणि पर्वत से रामेश्वरम तक लगेंगे 290 स्तंभ। तो बिहार से यूपी तक जात की सियासी दस्तक। जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी हुई है और रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में करीब 82% हिंदू हैं और मुस्लिम तकरीबन 18% हैं। बीजेपी ने जाति जनगणना को समाज को बांटने वाला बताया है। यूपी में एसपी और बीएसपी जाति जनगणना की मांग कर रही हैं। एसबी एसपी के ओपी राजभर भी जाति जनगणना के पक्ष में है और उसकी मांग कर रहे हैं। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। 24 की बेला, वोट का जातिगत खेला। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। बिहार में जाति कार्ड, यूपी में सियासत हार्ड। पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े, और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया। 24 की लड़ाई अब अगड़ा पिछड़ा पर आई और जाति जनगणना अब तो हर तरफ से ये बात आने लगी है कि जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। ये लोग जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, और ये प्रदेश देश की जनता इनके स्वरूप को सब जानती है। अब समाज में विभाजन करना, जातीय टकराव, तनाव पैदा करना हमारी सरकार की नीति में, हमारी सरकार की प्राथमिकता में गरीब है। हिंदू वर्सेस यादव मुसलमान, किसे फायदा किसे नुकसान। तो इसकी इस वक्त इस जनगणना से इलेक्शन होगा क्या? इससे कैसे ये इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है आंकड़ों की? भाई ये तो इलेक्शन दिखाई दे रहा है उनको सन 24 का, उस इलेक्शन की वजह से सारी ये धंधे कर रहे हैं। बिहार से लेकर यूपी तक जाति की सियासी दस्तक। कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, प्रदेश में जाति जनगणना होना चाहिए। जब तक जाति जनगणना नहीं होगा तब तक सामाजिक उत्थान जिन वर्गों को की होना चाहिए उन वर्गों की उत्थान नहीं हो पाएंगे।
और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा वो आप देख लीजिए। जाति जनगणना से सेट होगा 2024 का एजेंडा। क्या ये तस्वीर, ये समीकरण बन रहा है क्या? इस पर करेंगे सवाल जवाब। दूसरे राउंड का सवाल है अखिलेश ने क्यों कहा जाति से मिलेगा न्याय। इस पर भी सवाल करेंगे और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तीसरे राउंड का हमारा सवाल होगा जाति कार्ड वर्सेस मोदी योगी का विकास कार्ड। क्या यह स्थिति बन रही है क्या? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। उमेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। भाटी साहब, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं, क्या जाति जनगणना के जरिए ही सेट होगा 2024 का एजेंडा? मुझसे पूछा आपने? जी सर। बिल्कुल, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय इस देश का एक प्रमुख मुद्दा है। जो आज लोग ये कह रहे हैं कि जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जाति खत्म होनी चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनसे पहले तैयार हैं जाति खत्म करने के लिए। लेकिन जाति खत्म करने की पहल कौन करेगा? या तो वो करेंगे जिन्होंने जातियां बनाई हैं और जातिवादी व्यवस्था में जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, या सरकार करेगी, या तो सरकार कोई कानून बनाए। सरकार आज ये नियम बना दे कि इस देश में किसी भी प्रमाण पत्र में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी और जाति पूछने पर और जाति बताने पर दंड का प्रावधान होगा, सजा का प्रावधान होगा। हम सहमत हैं। लेकिन जो लोग 5000 साल से इस जाति व्यवस्था का में बहुमत का शोषण कर रहे हैं, बहुजन समाज को शोषण कर रहे हैं, बहुसंख्यक समाज को शोषण कर रहे हैं, और थोड़े से चंद लोग जो पूरा हिस्सा खा रहे हैं, उनके पेट में दर्द ये है कि आज ये लोग अपना हिस्सा मांगने के लिए खड़े हो गए हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारे संविधान में की गई है। या तो लोग खुल के कहें कि सामाजिक न्याय गलत है, सामाजिक न्याय नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो वो बिना आंकड़ों के कैसे होगा, जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि किसकी संख्या कितनी है और सरकारी नौकरियों में, प्रशासन में, शिक्षा में और आर्थिक स्थिति में कौन कितने आगे आया है, कौन कितने पीछे रह गया है, ठीक है, तब तक हम न्याय कैसे दे पाएंगे? ठीक है। तो ये जातीय जनगणना कराना और सामाजिक न्याय हमारा प्रमुख मुद्दा है और 2024 का चुनाव इसी एजेंडे पर होगा। ठीक है भाटी साहब, अब सवाल ये है कि रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, पता चल गया कि किस जाति की कितनी हिस्सेदारी है, कितनी उसकी भागीदारी है। अब आप ये बताइए कि इसके आगे क्या करेंगे, क्या इस रिपोर्ट के आधार पर? इससे आगे ये करेंगे, देखिए दो बातें होंगी। एक तो अब तक जो जितने भी, जब तक ये आंकड़े नहीं आए थे, मीडिया के लोग गलत सलत आंकड़े पेश करते रहे हैं। मैं अभी 2 दिन पहले ये चैनल पे था एक डिबेट में, तो उन्होंने बताया कि यूपी में 39% ओबीसी हैं, 39% ओबीसी हैं। अच्छा, मैंने इस पर ऐतराज किया। मैंने कहा कि लगभग 60% ओबीसी हैं। अब बिहार के आंकड़े ने सिद्ध कर दिया कि बिहार में अगर 63% ओबीसी है, 63%, यूपी में 1-2% कम होंगे। तो एक तो ये होगा कि सही आंकड़ा सामने आएगा। दूसरा ये होगा कि जो संसद में जवाब दिया हुआ है सरकार का कि केंद्र सरकार की ज्यादातर नौकरियों में ओबीसी के पद खाली हैं, और 2-4% खाली नहीं है, कहीं 71%, कहीं 65%, कहीं 53% पद खाली पड़े हैं ओबीसी के, जो आज तक भी 91 में आरक्षण लागू होने के बाद आज तक भी पूरे नहीं हो पाए हैं। तो ये जो बेईमानी चल रही है, इस बेईमानी पर अंकुश लगेगा। ठीक, तो ये हमारा कहना है। अभी जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली पुलिस की भर्ती निकली हुई है, ठीक है सर, दिल्ली पुलिस की 7300 कांस्टेबल की भर्ती में ओबीसी के लिए निर्धारित की गई है 429 सीट। ओके भाटी जी। और ईडब्ल्यूएस के लिए की गई है 810 सीट। ठीक है, ये बेईमानी भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर भर्ती में चल रही है। ठीक है, आलोक जी इसका जवाब दीजिए। सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि हमने ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और इसके बाद हम सामाजिक न्याय दे पाएंगे जो अभी तक नहीं दे पा रहे थे। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बिहार सरकार ने जो जाति सर्वे का रिपोर्ट आज जारी किया है, किस नियम और किस आधार पर किया है, इसका अध्ययन करने के बाद ही कुछ बोला जा सकता है। हमारा तो यही कहना है कि जाति सर्वे रिपोर्ट को लेकर जो बड़ी बातें करी जा रही हैं, उन्होंने परिवारवाद की राजनीति से आगे कुछ सोचा नहीं है, पिछड़ों और दलितों के विकास से का कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ इनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग बनाया है, वह जाति जनगणना के आधार पे वो अपनी रिपोर्ट उसने जो है केंद्र सरकार को दी है। उसमें शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ
सारी चीजों को मिलाकर कहा गया है। लेकिन बिहार सरकार ने जो आज जाति सर्वे जारी किया है उसमें इन कोई आधारों की उन्होंने चर्चा नहीं की है और ना ही उसका कोई उन्होंने प्रकाशन किया है। तो मैं खुद पूछना चाहता हूं, उन्होंने जैसे कहा है कि 14% यादवों का वहां पर आरक्षण है, उनकी संख्या है, तो 29% तो वहां की मंत्रिमंडल में भागीदारी है। तो क्या वो यादव बाकी मंत्री क्या इस्तीफा देने वाले हैं? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो ओबीसी की बात आप करते हैं, आप परिवारवाद के आगे तो निकल नहीं पाते हैं। कांग्रेस को ले लीजिए तो वो इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी और उसके बाद और दामाद जी तक चली जा रही है। यही हाल समाजवादी पार्टी की, भाटी जी की पार्टी की, मुलायम सिंह जी के बाद जो है अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, शिवपाल जी और उसके बाद पूरी संख्या, पूरा कुनबा है उनका। तो किस तरीके से ये आरक्षण देंगे और उसकी क्या भागीदारी होगी, इस पर यह अभी बहुत गोलमोल विषय है। और ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने दलित राष्ट्रपति का विरोध किया, कोविंद जी का। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने एक आदिवासी महिला, हमारी जो आज की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका विरोध किया। तो जो दलितों और पिछड़ों की राजनीति की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो विरोध किया खुल करके। अगर वो समर्थन में आए होते और एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देते तो हम मान सकते थे कि उनका बड़ा दिल है और वो आदिवासी और दलितों के प्रतिनिधि को जो है सम्मान देना चाहते हैं। तो यह एक तरीके से सारी मलाई खुद खाने के उद्देश्य से जो पार्टियां काम कर रही हैं कि वोट तो सबका चाहिए, जातीय आधार पर भी चाहिए, सामाजिक आधार पर भी चाहिए, लेकिन जब देने की बात आती है तो खाली चुन चुनकर एक ही। मैं इसी पर पहले भाटी जी से जवाब लेता हूं, उसके बाद में अभिमन्यु त्यागी आपके पास आऊंगा। भाटी जी, आलोक अवस्थी का यह कहना है कि आपका सामाजिक न्याय परिवारवाद है। जब लालू यादव मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन जाती हैं। जब मुलायम सिंह यादव का निधन होता है तो डिम्पल यादव को उनकी चुनावी सीट से उतार दिया जाता है मैदान में, और मुलायम सिंह यादव के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। यही आपका सामाजिक न्याय है, उनका आरोप है। आलोक अवस्थी जी ने अभी प्रश्न उठाया कि बिहार में 29% यादव मंत्रिमंडल में है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 61% सामान्य जाति के लोग हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जिनकी आबादी 15% है। तो क्या आलोक अवस्थी जी शुरुआत करें ना, देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं। उनके सचिवालय में, प्रधानमंत्री सचिवालय में एक भी ओबीसी सचिव या संयुक्त सचिव नहीं है। तो वो अपने संयुक्त सचिव और सचिव भर्ती करें और अपने मंत्रिमंडल में ओबीसी को 54%, अगर 54% देश में ओबीसी है तो 54% मंत्री बनाए। तो आलोक जी, आप दूसरों पे उंगली उठा के अन्याय का समर्थन नहीं कर सकते। आप ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि ओबीसी में तो यादव के खिलाफ लोगों को भड़काओ, एससी में जाटव। ठीक है आलोक जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। भाटी जी, आप जवाब कंप्लीट कर लीजिए। उनका एक सवाल यह भी था कि आपका सामाजिक न्याय, आपका परिवारवाद है। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं आलोक जी जो कह रहे हैं कि उनका अपने नजरिए से उनका सवाल ठीक है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि ओबीसी में एकता ना हो पाए, ओबीसी में एकता कायम ना हो पाए। वो भड़काते हैं कि तुम्हारा हिस्सा ये खा रहे हैं। तो यही तो मैं सवाल कर रहा हूं कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में अगर 61% बस 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक है आलोक जी, जल्दी से मैं सिद्ध कर दूंगा। हाँ, मैं 30 सेकंड सिद्ध कर दूंगा। देखिए, 2012 में अखिलेश यादव जी इस सत्ता में आए थे, 5 साल की सत्ता उनको मिली थी। लेकिन जब उनकी भागीदारी देने की बात आई पिछड़ों को और अन्य सामाजिक उसके हिसाब से, तो 5 भर्ती बोर्ड के आयोग उन्होंने स्वजातीय बना दिए और उन स्वजातीय भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों ने खूब बंदरबाट करी और अपने स्वजातियों को जो है खाली जो है उन्होंने उपकृत किया। इन सारे 5 भर्ती बोर्ड को माननीय उच्च न्यायालय ने भंग किया और एक भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करी। तो आपने कैसा आचरण भाटी जी, आपकी पार्टी ने किया कि आपको पूरे उत्तर प्रदेश में खाली एक अखिलेश यादव जी की जाति से आने वाले ही अध्यक्ष दिखाई पड़े? क्यों नहीं अन्य वर्गों को आपने बनाया? और जहां तक कि आप बात करते हैं सचिव केंद्र सरकार में और जॉइंट सेक्रेटरी की, तो आपने, जब आपके पास 10 साल सरकार थी, आप कांग्रेस सरकार में आप शामिल थे, उस समय तो जीरो संख्या थी जाति के सचिवों की। आ गया सर, आपका जवाब आ गया। 30 सेकंड हो गए, मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लूं। अभिमन्यु त्यागी, जब आप कहेंगे कि आज सरकार ने जो कुछ किया ठीक किया, जो आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ था वो बिहार की सरकार ने करके दिखाया, तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि आप इतने सालों तक सत्ता में थे, आज आप इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, आपने इस दिशा में कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा दिया? आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा दी? आपने सामाजिक न्याय वाली स्थिति क्यों नहीं पैदा कर दी? देखिए शुक्ला जी,
जो भाजपा जिस नजर से देख रही है, मुझे लगता है आप शायद उस नजर से ना देख रहे हो। भाजपा इसे राजनीति की नजर से देख रही है, वो चुनाव में कैसे अपना हित साधेगी उस नजर से देख रही है। लेकिन जाति गणना इसलिए बेहद जरूरी है कि जो वंचित समाज है, जो कमजोर समाज है, उनकी संख्या कितनी है, वो किन किन जगहों पर मौजूद है, उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जो उनके मामले हैं वो क्या क्या है, उसी हिसाब से उनकी योजनाएं बनाई जाएगी। उसमें जो आप राजनीति के जो ये तो बीजेपी कह रही है ना त्यागी जी, ये तो बीजेपी कह रही है कि आप उनकी आर्थिक स्थिति भी बताइए, आप उनकी शैक्षणिक स्थिति भी बताइए, आप उनकी सामाजिक स्थिति भी बताइए, लेकिन जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सिर्फ जाति स्थिति बताई गई है। क्या इस रिपोर्ट को आप कंप्लीट मान रहे हैं? घबराने की क्या जरूरत है? इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़ा हूं, लेकिन जब हमारे नेता राहुल गांधी जी सवाल करते हैं कि इस देश में जो सचिव हैं, जो भारत सरकार में सचिव है, 90 सचिव में महज 3 सचिव पिछड़े समाज से आते हैं, जो कुल भारत के बजट का कुल 5% बजट उनकी फाइलों से होकर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है सर, ये सवाल है, लेकिन इस सवाल का समाधान आप तब नहीं दे पाए जब आप 10 साल तक सत्ता में थे ना। मुख्य धारा में अभिमन्यु त्यागी जी, जब आप 10 साल सत्ता में थे तब अगर आपने सवाल का जवाब दे दिया होता तो आज आप कोई सवाल नहीं पूछते। ओके, आलोक जी आ रहा हूं मैं आपके पास। पहले एक बार मैं उमेश यादव को भी शामिल कर लूं। उमेश यादव जी, क्या इस रिपोर्ट को आप कंप्लीट मान रहे हैं? हो गया त्यागी जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। क्या इस रिपोर्ट को आप कंप्लीट मान रहे हैं? क्योंकि आप स्वागत कर रहे हैं और आप भी इस बात के पक्ष में हैं कि हाँ जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बगैर आर्थिक स्थिति बताए, बगैर शैक्षणिक स्थिति बताए, बगैर सामाजिक स्थिति बताए, क्या इस रिपोर्ट को आप कंप्लीट मान रहे हैं? अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सदन से लेकर सड़क तक जातीय जनगणना की जिस तरीके से जोरदारी से आवाज उठाई, ये अभी आपने भी चैनल में महाबहस शुरू करने से पहले स्वीकार किया कि निश्चित हम लोग इस चीज को मजबूती के साथ लेके चलते रहे हैं और हमारा संघर्ष उत्तर प्रदेश ही नहीं बिहार की धरती पे भी हुआ है। उसके लिए मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। खैर, दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है मैं इस पे थोड़ा सा सशंकित हूं। क्या पूरे बिहार की 15 करोड़ की आबादी में 825 किन्नर हैं? किन्नर समाज के लोग क्या केवल 825 हैं? एक जाति का, एक समुदाय के वोट जो 32% बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे प्रश्न चिन्ह उठाने का मन करता है। वैसे जातीय जनगणना का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, जातीय जनगणना समय की मांग है, हम इसकी पूरी लड़ाई लड़ते रहे हैं। पूरे देश में ये होना चाहिए, आर्थिक, शैक्षणिक, प्रत्येक तरीके की गणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना से जो पिछड़े समाज है, अति दलित है, उनको न्याय मिलेगा। हम लोग सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करने की भी बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह मन में ये उठता है कि 15 करोड़ की आबादी में 825 किन्नर समाज के लोग हैं। ठीक है, क्या एक वर्ग और एक जाति विशेष के ही लोग 32% हो जाते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि एक वर्ग को कई वर्गों में बांट दिया गया, मतलब कई जातियों में नीचे तक बांट दिया गया और एक वर्ग को केवल एक समुदाय विशेष माना गया। तो ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए मन में आती है। मैं आपके सवाल का जवाब भाटी जी से लेता हूं। भाटी जी, इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी और इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो रहा है। आज जब मैं फेसबुक पर लाइव कर रहा था तब कई लोगों ने कमेंट के जरिए सवाल किया और कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, मेरे घर तो कोई आया नहीं पूछने के लिए कि आपके घर में कितने लोग हैं, ना किसी ने पता किया कि आपकी जाति क्या है, तो फिर ये सर्वे कंप्लीट कैसे हो गया? एक बात ये। दूसरा सवाल जो उमेश यादव की तरफ से उठाया गया है, उनका कहना है कि बाकी सब जातियां और उपजातियों का जिक्र तो किया गया, लेकिन यादव में कई उपजातियां हैं उनका जिक्र नहीं किया गया। ग्वाला, अहीर, गोरा, सतगोरा, इन सभी को मिलाकर 14% एक साथ बता दिया गया। उनका यह कहना है कि यहां पर इन सबका अलग अलग आंकड़ा क्यों नहीं जारी किया गया? नहीं, ये अहीर, ग्वाला, घोसी और ये जो उपजातियां जिन्हें आप बता रहे हो, सारे लोग यादव लिखते हैं। हाँ। और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जब उन्हें एक जगह जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं, देखिए, या तो सर्वेक्षण पे सवाल उठा रहे हैं कि इनमें कुछ त्रुटि रह गई है, कुछ कमी रह गई है, असल में उनकी नीयत देखने का सवाल है। ठीक है, आपका सिग्नल, हाँ आ गया, सिग्नल आ गया, अपनी बात पूरी करिए। अगर ये सर्वेक्षण ठीक नहीं हुआ है, इसमें कोई कमी रह गई है, तो मोदी जी ठीक से सर्वेक्षण करा दे, नहीं केंद्र सरकार करा दे उसका ठीक से।
जिसमें कमी ना छोड़े। ये तो लंबे समय से मांग चलती आ रही है, और ये तो केवल इसलिए नीयत खराब है, उन्हें हक नहीं देना चाहते, उनकी असलियत लोगों के सामने आने देने नहीं चाहते, इसलिए बहानेबाजी की जा रही है, तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, छोटी मोटी कोई भी रह गई एक होगी सवाल तो बीजेपी ये भी कह रही है भाटी जी, बीजेपी का कहना है कि अगर आपने सबकी आबादी वाली स्थिति क्लियर कर दी है तो सबकी आर्थिक स्थिति भी आपको बतानी चाहिए, क्योंकि 33 बरस तक जेडीयू और आरजेडी का शासन रहा है बिहार में, तो यह भी बताना होगा कि आर्थिक तौर पर इन जातियों का कितना उत्थान किया है इन सरकारों ने। क्या बताने के लिए कुछ है नहीं, इस वजह से आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण नहीं जारी किया गया? नहीं, निश्चित तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण भी होना चाहिए। हमारा संविधान, भारत का संविधान कहता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो तीनों तरह के सर्वेक्षण भी होने चाहिए और तीनों तरह की हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। जैसा आलोक जी ने शुरू में कहा था, अगर कहीं मंत्रिमंडल में यादव ज्यादा हैं तो यादव कम किया जाए, दूसरे समुदाय के मंत्री बनाए जाए। हम तो अन्याय की कोई बात कह ही नहीं रहे, ना हम अन्याय का समर्थन कर रहे। हाँ। अगर मेरा वर्ग भी कहीं ज्यादा हिस्सा उसे मिल रहा है तो उसे कम किया जाए, जो जिन्हें नहीं मिल रहा है उन्हें दिया जाए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक सर्वेक्षण तो हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण भी हो, राजनीतिक सर्वेक्षण भी हो, किसी को क्या आपत्ति हो सकती? बर्क साहब को क्या आपत्ति है? भाटी जी वो तो कह रहे हैं कि सब अपने अपने धंधे चला रहे हैं, चुनाव को देखते हुए सब कुछ किया गया, ये जातिगत जनगणना की गई और आंकड़े जारी किए गए। आप ही की पार्टी के सांसद हैं। नहीं, अब व्यक्तिगत टिप्पणियों का तो हम क्या जवाब दें, व्यक्तिगत तो अपनी जवाब तो वही देंगे, लेकिन हमारी पार्टी की लाइन, जो पार्टी का अधिकृत पक्ष है, वो ये है कि जाति जनगणना की लंबे समय से हम मांग करते रहे। हम महिला आरक्षण में भी ओबीसी कोटे की मांग कर रहे हैं, और जो ओबीसी का आरक्षण, जो बहुत पद खाली पड़े हैं, जो भर्तियां ये इनके इन प्रकार अड़ंगा अटका के रोकी जाती हैं, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई, तो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय है कि उसमें ओबीसी के हक मारे गए। इस तरह की जो हकमारी हो रही है वो ना मारे, उनके हक ना मारे। आलोक जी, भाटी जी का कहना है कि अगर आपको लग रहा है कि रिपोर्ट में कोई कमी रह गई है, आप अगर रोहिणी आयोग का जिक्र कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सबका डेटा इकट्ठा करना चाहिए, सबको सार्वजनिक करना चाहिए और उसके आधार पर फिर आरक्षण का अवलोकन करना चाहिए, यही कहता है रोहिणी आयोग। तो उनका कहना है कि अगर कुछ कसर रह गई हम में तो आप करवा लीजिए, दिक्कत क्या है। और आपके सहयोगी एसबी एसपी भी ये मांग कर रहे हैं और अनुप्रिया पटेल की तरफ से भी मांग की जा रही है। अमित जी देखिए, 2011 में कांग्रेस शासित जो इनका गठबंधन था उसमें सपा भी थी समर्थन में, उन्होंने जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन इतनी विसंगतियां उसमें उत्पन्न हुई, मेरे पास संख्या एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन शायद 4000 जातियां थी पिछड़े समाज में, लेकिन जब उनकी जनगणना हुई तो शायद वो उसमें काफी कई लाख जो है जातियां इकट्ठा होकर के उसमें ऐसा कुछ आया है। मेरे पास सही आंकड़ा नहीं, आप दुरुस्त कर दीजिएगा अमित जी। लेकिन रोहिणी आयोग के गठन के बाद, अब कोविड के बाद जो जनगणना होने वाली है, उस जनगणना में केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि हम हर व्यक्ति को उसके राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक हर वर्ग को लेते हुए हम समाज को, सामाजिक समरसता को देखते हुए सबको उचित भागीदारी मिले। केंद्र को ही अधिकार है जाति जनगणना कराने का और किसी भी राज्य को अधिकार नहीं है। तो केंद्र के जब जाति जनगणना अपनी वार्षिक कराएगी जो 10 वर्षों में होती आई है, तो मुझे लगता है इन सब चीजों को लेकर चला जाएगा। आज की तारीख में जो हमारी पार्टी निर्णय ले रही है, हमने गरीब कल्याण को सबसे बड़ा आधार बनाया है। हमने कोई उसमें विसंगतियां नहीं की, न धर्म के आधार पे, न जातियों के आधार पे, न ही किसी अन्य पंथ के आधार पे। हम गरीबी को अपना एक वो बना करके सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की, चाहे मकान देने की बात हो, चाहे उनको सामाजिक हिस्सा देने की बात हो, या उनको आर्थिक आधार पे जो है उनको देने की बात हो, हमने हर विषय पे गरीबी को एक आधार बनाया है और उसके आधार पर हमने 4 करोड़ पूरे देश भर में घर दिए हैं लोगों को, घर से नल दे रहे हैं, घर तक पहुंचा रहे हैं, बिजली के फ्री कनेक्शन दिए हैं। हमने जो है उनको 6 हजार रुपए। आप ये कह रहे हैं कि जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नींव पर भरोसा करते हैं और उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अभिमन्यु त्यागी, क्या मोदी और योगी का जो विकास कार्ड है उसके मुकाबले आप लोगों का जाति कार्ड रहेगा 2024 में? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम किसी भी योजना का लाभ देने से पहले न किसी का धर्म पूछते हैं, न किसी की जाति पूछते हैं, हम तो सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, हम 140 करोड़ लोगों का भला चाहते हैं, आप लोगों को जाति पात में बांट रहे हैं क्योंकि उनके विकास कार्ड के मुकाबले आपके पास कोई जवाब नहीं है। जी, हम भी तो यही कहना चाहते हैं कि अवस्थी जी जो हमारे बड़े भाई हैं, वो इसको राजनीतिक एजेंडे के तहत ही क्यों देख रहे हैं। सिर्फ ये जो गणना है उससे यह पता लग रहा है कि ये जातियां, इसमें कमजोर जाति कौन है,
उनको मौका कैसे मिलेगा, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, उनके लिए नीतियां बनाई जाएंगी। कौन शैक्षिक तौर पे कमजोर है, कौन सामाजिक तौर पे पिछड़ता जा रहा है। बाड़ी जी, आप माफ कीजिएगा त्यागी जी, आपने रिपोर्ट पूरी पढ़ी नहीं है। पूरी रिपोर्ट में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि कौन आर्थिक तौर पर कमजोर है, कौन शैक्षणिक तौर पर कमजोर है, कौन सामाजिक तौर पर कमजोर है। उसमें बताया गया है कि किस जाति की कितनी आबादी है, तो आप किसे कमजोर जाति मान रहे हैं। उसी के लिए तो नीति बनाई जाएगी शुक्ला जी, उन्हीं के लिए तो काम किया जाएगा। जब संख्या का पता लगेगा तभी तो पता लगेगा कि किस तरह से बढ़ावा मिलेगा इन लोगों को, कैसे नीतियां बनाई जाएगी इन लोगों के लिए। खुद राहुल गांधी जी कह रहे हैं 90 में से महज 3 सचिव ओबीसी समाज से हैं, तो आपको हक कैसे देंगे जब 56% लेकिन किया तो नहीं ना कुछ, क्योंकि आप देखिए ओबीसी जब महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे तो आपने फिर ओबीसी का प्रावधान उसमें नहीं किया था। आज आप ओबीसी पर सवाल कर रहे हैं। आपने क्या ओबीसी के लिए आरक्षण व्यवस्था की है क्या, राजनीतिक व्यवस्था की है क्या ओबीसी के लिए आपने? पिछड़े सचिव शून्य थे क्योंकि उनको आरक्षण नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण देने के बाद से जो अब बैच काम, अब इसमें जो बैच है उसके बाद जो है अब सचिव आने की वो आ रही है। मात्र 4 अगर सचिव हैं तो इन्होंने आरक्षण नहीं दिया उनको। ठीक है उमेश यादव जी, और सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण देखिए अभी भी आलोक अवस्थी जी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार आगे तय करेगी, जब हम इसके बाद जनगणना करवाएंगे तो हम तय करेंगे कि उस वक्त की स्थितियां क्या हैं और उसी आधार पर हम जनगणना करवाएंगे। मतलब अभी भी ये साफ नहीं है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो जनगणना करवाई जाएगी उसमें जातीय जनगणना करवाई जाएगी नहीं करवाई जाएगी। अगर क्या बीजेपी का यही स्टैंड रहता है तो 2024 में आप साथ चलते रहेंगे, या फिर जिस तरीके से बाकी पार्टियां बिहार में जातीय जनगणना जारी होने के बाद एक सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही हैं, सब विपक्षी गठबंधन की तमाम पार्टियां एकजुट नजर आ रही हैं, आप वो रास्ता अख्तियार कर लेंगे या आप अपने स्टैंड पर कायम रहते हुए बीजेपी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे? हिस्सा लेने के 2 तरीके हैं। हिस्सा लेने का एक तरीका यह है कि हम अपनी सत्ता से बाहर रह के भी बात कर सकते हैं और हम सरकार में शामिल होकर या एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बाद भी अपनी बात अंदर से भी रख सकते हैं। जब एनडीए का हिस्सा बनने की बात हुई तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो पहली 4-5 बातें अपनी रखी, जो जनता आम गरीब आम पिछड़े के हक में थी, उनमें प्रथम उन्होंने अपनी जातीय जनगणना की बात की। हम इस मुद्दे को 20 ठीक है, आप जातीय जनगणना के जरिए सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और यही बात कही जा रही है जेडीयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से। भाटी साहब को भी आपने सुना, सब यही कह रहे हैं कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि आपको यह भी बताना होगा कि आपके लिए सामाजिक न्याय के मायने क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक परिवार का विकास होता रहे वही आपके लिए सामाजिक न्याय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। महाबहस में